सिंघम और बुलेट रानी तो जैसे बुलेट पर चलती हो आप, इसलिए कह देते हैं, लेकिन झांसी की रानी तो घोड़े में चलती थी, क्या आप भी चलते होंगे? उस समय के अनुसार घोड़ा था और इस समय के अनुसार बुलेट है, इसलिए हमने बुलेट ले रखी है। तो हो सकता है जी, हमने सोचा कि पेट्रोल डीजल ज्यादा बढ़ गया है, हो सकता है कि कार और गाड़ी को छोड़ करके घोड़ा बांध लिया हो। नहीं, उस दिशा में तो फिर हम बैल रखेंगे, क्योंकि बैल का खर्चा कम होता है, बेचारा घास चरता है और पानी पी लेता है। तो उस आज हमारे साथ है ये श्रीमती संजय बालाजी, दिल्ली प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी महिला विंग से, बुराड़ी विधानसभा से महिला विंग की अध्यक्ष, व पूर्व प्रत्याशी दिल्ली नगर निगम से वार्ड नंबर 10 से चुनाव में भागीदारी के बारे में और उन्होंने क्या क्या काम बाकी दिखाई देता है उसके बारे में पूछेंगे, मिलवाते हैं आपको। तो नमस्कार जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल हरियाणा नजदीकी में आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है बुराड़ी विधानसभा में। झांसी की रानी, लेडी सिंघम, आयरन लेडी, बुलेट रानी, क्रांतिकारी, मैम ये इतने नाम कहाँ से और कैसे, किसने दिए आपको? देखिए भैया, ये नाम सारे जनता से मिले हैं, जो हमारी टीम है या जनता जनार्दन है जो हमें काम करते हुए देखती रहती है, वो ये अलग अलग नामों से मुझे संबोधित करते हैं। क्योंकि जैसे सिंघम लेडी है, वो जब मैंने बुलेट लिया था और मैं बुलेट पे सवारी करती थी तो सिंघम लेडी का नाम आया। मेहनत करने के हिसाब से लोग क्रांतिकारी झांसी की रानी कहते हैं, क्योंकि झांसी की रानी लड़ाई में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। तो ये जो अलग अलग नाम है ये हमें जनता से ही मिले हुए हैं और उन्हीं को उनके नाम समर्पित करने के लिए हमने अपनी आईडी के नाम भी इन्हीं के से चला रखे हैं। क्योंकि जो नाम उन्होंने दिया उसी के नाम से अगर आईडी चलती है तो उनको खुशी होती है कि कहीं ना कहीं उस नाम का मान रखा गया और उस नाम के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि झांसी की रानी हो, क्रांतिकारी हो, आयरन लेडी हो, लेडी सिंघम हो या बाला संजय बाला क्रांतिकारी हो, ये सारे नाम जो मुझे उन्होंने दिए तो मैं उस पर खरा उतरूं और अपनी मेहनत के दम पे उन नामों को सही साबित करके दिखाऊं, वही मेरी पूरी कोशिश है और पूरा जो हमारा प्रयास है, तो उसी का हम लगे रहते हैं। जैसे लेडी सिंघम और बुलेट रानी तो जैसे बुलेट पर चलती हो आप, इसलिए कह देते हैं, लेकिन झांसी की रानी तो घोड़े में चलती थी, क्या आप भी चलते होंगे? देखिए, ट्रैफिक ज्यादा है और घोड़ा अभी इस समय हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकता, हर जगह हम उस पर जा नहीं सकते। तो उस समय जो दमदार सवारी होती थी वो घोड़े की होती थी और आज की दमदार सवारी बुलेट की है, तो इसलिए हमने उस समय के अनुसार घोड़ा था और इस समय के अनुसार बुलेट है, इसलिए हमने बुलेट ले रखी है। तो हो सकता है जी, हमने सोचा कि पेट्रोल डीजल ज्यादा बढ़ गया है, हो सकता है कि कार और गाड़ी को छोड़ करके घोड़ा बांध लिया हो। नहीं, उस दिशा में तो फिर हम बैल रखेंगे, क्योंकि बैल का खर्चा कम होता है, बेचारा घास चरता है और पानी पी लेता है। तो अगर उस दिशा में मोदी जी हमें ले जाएंगे तो हम अपना बैल खरीदेंगे तो उसकी कॉस्ट कम पड़ेगी थोड़े से। तो आप वार्ड नंबर 10 से चुनाव की तैयारी में हो जी, तो क्या इसमें भागीदारी आपकी, क्या आपको काम पेंडिंग दिखाई देता है अभी तक का, और क्या होगी आपकी नज़रों में जो अधूरा है, जो कल हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा? देखिए, काम तो लगभग हर एक कॉलोनी वाइज पूरी बुराड़ी में ही चल रहा है, जिसमें वार्ड नंबर 10 में भी काफ़ी कॉलोनियों में विकास कार्य जोरों पर हैं और कुछ अभी बीच में बचे हुए हैं, उन पे काम लगातार जारी है। हमारे संजीव झा जी जो हमारे विधायक भाई हैं उनकी तरफ से जहाँ तक बात है कि काम हो सकते हैं या जिनके लिए प्रयासरत हैं वो हम करते रहेंगे, जो आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। लेकिन जो कमियां हमें दिखती हैं वो नगर निगम में जो पिछले कई सालों से एमसीडी में भाजपा विराजमान है, तो आप कहीं भी अगर दिल्ली में निकलेंगे तो ज़्यादातर जो गलियों की जो मेन समस्या हो, नाली की साफ सफाई ना होना, कूड़े का ढेर का अंबार लगा होना या गंदगी जो पूर्ण साफ सफाई जिम्मेदारी एमसीडी की होती है, उसमें एमसीडी में भाजपा सरकार काफ़ी कमज़ोर साबित हुई है। और इस बार दिल्ली की जनता अपना मूड बदलकर आम आदमी पार्टी को मौका देने के मूड में है, क्योंकि दिल्ली में जिस प्रकार उन्होंने काम आम आदमी पार्टी का सरकार का देखा है, तो जनता पूरे मूड में है कि वो एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी। तो आप यहाँ से महिलाओं के अध्यक्ष भी हैं जी, तो महिलाओं की क्या भागीदारी, क्या प्रोत्साहन रहेगा आपके उसमें? देखिए, मैं काफ़ी सालों से बुराड़ी विधानसभा की महिला विंग अध्यक्ष की जिम्मेदारी जो मेरे कंधों पर है उसको
लगातार हम अपनी कोशिशों से, हम अपने अच्छे नेतृत्व से उनको और बेहतर हर दिन एक नया आयाम देने की कोशिश करते हैं। और हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं आज के दिन की जहाँ भी दिल्ली में हम जाते हैं वहाँ बुराड़ी का नाम एक अलग से इज्जत के साथ, मान सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि बुराड़ी का जो संगठन है वो हमारा दिल्ली का नंबर 1 संगठन। लोग कहते हैं, हमें तो पता नहीं, हम तो दिन ब दिन काम करते ही रहते हैं और हम कोशिश करते हैं कि छोटे से छोटा कार्यकर्ता, जो हमारी महिला कार्यकर्ता बहन है, जो अपनी जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ पार्टी पॉलिटिक्स में अपना एक नया नाम कमाना चाहती है, एक अपनी पहचान बनाना चाहती है, अपने सामाजिक कार्यों को बढ़ते हुए अपनी कॉलोनी के काम करवाती है, तो वो तत्पर आगे बढ़ती रहे, उसको निराशा हाथ लग के वो घर पे ना बैठे। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हमारी जो बुराड़ी का नंबर 1 संगठन है, जो हमारा एक सूत्र में बंधा हुआ संगठन है, वो इसी तरह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता रहे। और जब तक मेरे कंधों पर एज ए अध्यक्ष की जिम्मेदारी रहेगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हर कोई अपने आप में एक लीडर हो, हर कोई कार्यकर्ता अपने आप में एक उज्जवल भविष्य के सपने देखने वाले महिला कार्यकर्ता हमारे संगठन से जुड़े, तो उसमें मेरा पूरा सपोर्ट रहता है। मैम एक बात, जैसे आपकी बुलेट की सवारी बड़ी फेमस हुई है दिल्ली में, तो उसके बारे में क्या करना है? देखिए, बुलेट लगभग 2 साल पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरे जन्मदिन पर गिफ्ट किया था, और वो इस सोच के साथ गिफ्ट किया था कि मोस्टली जो हस्बैंड होते हैं वो अपनी वाइफ को चैन, अंगूठी, इस तरीके के गिफ्ट देते हैं कि जन्मदिन है, मैं गिफ्ट लेके आऊँ। लेकिन मेरे हस्बैंड का जो पूरा एक माइंड था वो ये था कि मैं कोई ऐसी चीज़ आपको गिफ्ट करूँ जिसको लोग देख के अपने आप में प्राउड फील करें कि हाँ, कोई महिला बुलेट की सवारी करते हुए जा रही है। और अच्छा लगता है जब रोड पे मैं चलती हूँ, महिलाएं चलती गाड़ी से मुझे अप्रिशिएट करती हैं, मुझे बेस्ट ऑफ लक बोलती हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा बुलेट चलाना कहीं ना कहीं सार्थक है, क्योंकि उनको भी वही हिम्मत मेरे अंदर देख के महसूस होती है कि हम ही चला सकते हैं। मैं थोड़ा सा रोकूंगा मैं आपको इस बारे में। आपको बुलेट पहले से ही आती थी ड्राइवरी, या फिर बाद में आगे लेने के बाद सीखी, या किसने सिखाई? आपके हस्बैंड ने सिखाई या और किसी? देखिए, बचपन से ही पापा ने पूरा मेरी जो परवरिश थी वो बेटे की तरह की थी, तो हल्का फुल्का साइकिलिंग से लेके थोड़ा बहुत बाइक में वहाँ भी चला लेती थी। लेकिन जब मिस्टर नरेश कुमार जी से मेरी शादी हुई 2003 में, तो उस टाइम से लगातार जो कोशिश इनकी रही कि जैसे पापा ने आपकी परवरिश घर में की थी एक लड़के की तरह, तो मैं भी एक जीवन साथी, एक हमसफर के रूप में आपको पीछे हटने की कभी शिक्षा नहीं दूंगा, आप निरंतर आगे बढ़ोगे। और उसी दिशा में इन्होंने पहले मुझे स्कूटी दिलाई थी जब मैंने महिला आम आदमी पार्टी एज ए महिला लीडर ज्वाइन किया था, तो एक्टिवा स्कूटी दिलवाई थी। लेकिन कुछ सालों बाद जब इनका माइंड पता नहीं मन में क्या आया कि इन्होंने लगा कि स्कूटी तो हर कोई चला लेता है, मैं कुछ अलग आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ, तो इन्होंने कार गिफ्ट ना करके मुझे बुलेट गिफ्ट किया। तो 2 दिन थोड़ा अच्छा किया था। आप जहाँ भी जाते हो आप बुलेट पे ही जाते हो, मीटिंग वगैरह में, कहीं भी प्रोग्राम? हरियाणा तक भी बुलेट पे ही जाती हूँ। अच्छा जी। दिल्ली में तो मोस्टली फील्ड में अपना बुलेट ही चलता है आपको। तो बात कही आपने हरियाणा में जी, 2019 में चुनाव थे हरियाणा में, आपकी क्या भागीदारी रही? क्या वहाँ भी गए हो आप? हाँ जी, हरियाणा जोड़ो अभियान में हमने दिल्ली के एज ए वॉलंटियर की तरफ से भूमिका रही थी। काफ़ी अच्छी संगठन के साथ हमें काम करने का मौका मिला, और उसी काम करने की बदौलत आम आदमी पार्टी और शीर्ष नेतृत्व द्वारा मुझे जो 2019 का विधानसभा चुनाव था उसमें एज ए स्टार प्रचारक टॉप 10 में मेरा नाम आया था। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि एक नॉर्मल से मेहनती कार्यकर्ता की मेहनत पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के जो लीडर्स हैं वो देखते हैं, और उनको एक कार्यकर्ता ना रह के एक स्टार प्रचारक की, क्योंकि पहले जो नॉर्मल राजनीतिक पार्टियां होती थी, या आप बीजेपी कांग्रेस में भी देखोगे, तो उनके जो स्टार प्रचारक हैं वो पता नहीं कहाँ से किस दिशा में आ जाते हैं, जिनको जमीन से कोई मतलब नहीं होता, या उस कार्यकर्ता की मेहनत को ही दरकिनार कर देते हैं कि भी कोई और भी नॉर्मल कार्यकर्ता भी स्टार प्रचारक की लिस्ट में आता है। तो आम आदमी पार्टी में मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये मेहनती कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है, और उसी संदर्भ में मुझे एज ए कार्यकर्ता के रूप में अच्छा काम करते हुए मुझे स्टार प्रचारक की जो जिम्मेदारी थी वो मैंने पूरी अपनी कोशिश की कि 2019 का जो चुनाव था, जहाँ जहाँ पार्टी अपनी सीट से लड़ रही थी, वहाँ मैं लगभग हर सीट पे जाके मैंने प्रचार भी किया है, उनकी जो कैंडिडेट थे उनकी मदद भी की है।
बाकी तो उनकी वही किस्मत थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम लड़ रहे थे। काफ़ी जो पब्लिक का काफ़ी प्यार मिला था हमें। तो बात आती है आपके 10 वार्ड में, तो लोगों का क्या पलायन है जी आपके बारे में? देखिए भैया, वार्ड नंबर 10 की जहाँ तक बात है, एज ए अच्छे जो प्रत्याशी हैं उसके तौर पर हम अपनी छवि, अपना नेचर, अपने काम करने की जो क्षमता है, अपना काम करने का जो रिकॉर्ड है, वो हम पार्टी के सामने रखेंगे। हम पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी की इच्छा होती है कि राजनीति में उसको कहाँ तक, किस जगह तक जाना है। तो मेरी इच्छा है कि मैं नगर निगम चुनाव लड़ूं। बाकी जो मेन टिकट का फैसला है या जो लोकप्रियता की बात है, वो तो जनता लोकप्रियता अपने आप जो हमारे सर्वे चल रहे हैं उसमें निकल के आ जाएगी। रही बात टिकट की, तो हमारे जो विधायक हैं भाई संजीव झा जी, हम उनके लिए काम करते आए हैं और उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। अगर उनको हमारे अंदर एक बेहतर प्रत्याशी की छवि दिखी तो निश्चित तौर पे मुझे मौका मिलने की पूरी उम्मीद है। तो दिल्ली सरकार के बारे में आपका क्या कहना है? दिल्ली सरकार पे तो पूरा लंबा चौड़ा हम पैराग्राफ लगा देंगे, क्योंकि जो दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में सरकार बनाने के बाद जो काम करने की छड़ी जो लगाई है वो निरंतर जारी है। क्योंकि पहले की जो नॉर्मली राजनीतिक पार्टियों में होता था कि वो अपना मैनिफेस्टो में कुछ सवालों के साथ आते हैं, उसके बाद चुनाव जीतते हैं, फिर वो उनको साइड कर देते हैं और वो अपनी सत्ता का सुख भोगने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता से लेके एमएलए तक, एमएलए से लेके मंत्री तक, मंत्री से मुख्यमंत्री, जो हमारे माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लगातार तीसरी बार दिल्ली की जनता ने उनको काम के जो उनके काम करने का जो तरीका था उसी की बदौलत जो तीसरी बार वो मुख्यमंत्री की सीट पर उनको बिठाया है। और मैं गर्व करती हूँ आम आदमी पार्टी पर, जिन्होंने जनता की बेसिक समस्याएं, जो मूलभूत सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, वो उनको देने की पूरी कोशिश की है। क्योंकि लगातार पहले देखा जाता था कि बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस तरफ किसी सरकार का कभी ध्यान नहीं गया। अब तक भी भारत की पहली सरकार हम दिल्ली सरकार को मान सकते हैं कि उन्होंने बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों से लेकर जवानों तक, बच्चों की पढ़ाई से लेकर उनकी नौकरी तक, महिला सुरक्षा से लेकर उनकी आगे बढ़ने की जो तरक्की है उन तक, दिल्ली सरकार ने जिस प्रकार उनको एक एक पॉइंट टू पॉइंट उनको सुविधाएं प्रदान की हैं। और हमारे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी हमेशा कहते हैं कि बड़े बड़े नेताओं की अगर बिजलियां माफ हो सकती है तो हमारी जनता की क्यों नहीं। क्योंकि असली जो काम है वो जनता जनार्दन का ही होता है कि वो एक बेहतर नेता को चुनकर सीट पर बिठाती है। तो मैं गर्व करती हूँ कि दिल्ली सरकार ने शिक्षा मुफ्त की, जो शिक्षा बेहतर की, बिजली पानी मुफ्त किया, स्वास्थ्य सेवाओं को अच्छे से अच्छा किया, सरकारी हॉस्पिटलों को अच्छा किया, सरकारी स्कूलों को अच्छा किया। क्योंकि मोस्टली बिल्डिंग पहले गिरने की कगार पे होती थी, 3 दिन क्लास चलती थी, 3 दिन बच्चों की छुट्टी रहती थी कि कहीं बिल्डिंग का कोई पार्ट गिर ना जाए। लेकिन आज आप देखेंगे कि दिल्ली का जो शिक्षा का मॉडल है उसको देखने के लिए विदेश से लोग यहाँ आते हैं और रिसर्च करके जाते हैं कि ये कैसे हुआ। मोहल्ला क्लिनिक एक बहुत बड़ी पहल थी आम आदमी पार्टी सरकार की, कि एक मोहल्ले के अंदर बेसिक सुविधाओं से लैस एक ऐसा छोटा सा हॉस्पिटल टाइप में हम उनको सुविधाएं प्रदान करें कि उनको छोटी छोटी बीमारियों के लिए बाहर ना जाना पड़े और बड़ी बीमारियों का इलाज बड़े हॉस्पिटलों में आराम से हो जाए। उसके बाद मैं देखती हूँ कि जो 20,000 प्रति किले के हिसाब से जो मुआवजे का ऐलान किया था, वो देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में कोई फैसला लिया था। क्योंकि पहले के जो चेक आते थे, या आप अदर राज्यों में आप चेक देखेंगे, जो मुआवजे के चेक होते हैं 200, 400, 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए, इस तरीके से मतलब एक भीख के रूप में किसान के हाथ में पकड़ा दिया जाता है और फोटो अच्छी सी खिंचवा ली जाती है कि हम चेक देखें। लेकिन चेक का असली महत्व वो होता है कि उस किसान की अगर जमीन पे उसको घाटा हो रहा है तो कम से कम उसकी खाद बीज का तो उसका खर्च निकले, इतना मुआवजा तो उसका होना चाहिए। उसके बाद आप देख लीजिए जो सैनिक शहीद होते हैं, दिल्ली में श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जब से सरकार बनी है ऐलान किया हुआ है कि भाई नौकरी पर रहते हुए जो कोई भी शहीद होगा उसको हम 1 करोड़ की जो सहायता राशि है वो देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। तो ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि पहले नेता लोग सिर्फ तिरंगे में लिपटा हुआ जब शहीद का जो शरीर आता था उस समय वो पूरी पब्लिसिटी अपनी करते थे, मीडिया को लेके जाते थे। लेकिन उसके बाद दूसरे ही दिन से उसके बच्चों को क्या हुआ, उसकी विधवा जो पत्नी है उसका क्या हुआ, उसके बूढ़े माँ बाप का क्या हुआ, कोई नहीं देखता था। लेकिन 1 करोड़ की सहायता राशि जो सम्मान राशि है उससे हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि कम से कम वो अपनी जिंदगी को शुरू
शुरू करने का एक नया आयाम ले सकते हैं। और अब आप देखेंगे कि दिल्ली में जो कोरोना से जो घर में कमाने वाले थे उनकी अगर डेथ हुई है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा प्रावधान हमारे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा लाया गया कि 50,000 रुपये उनको जो सहायता राशि दी जाएगी। फिर बच्चों की 18 साल तक की जो पढ़ाई है, पढ़ाई मुफ्त की जाएगी। 18 साल तक उनको 2,500 पर बच्चा उनको पेंशन दी जाएगी कि वो उनका अपना पढ़ाई का जो खर्च है वो उठा पाए। जो विधवा है उसके लिए विधवा पेंशन तो चल ही रही है। तो मैं मानती हूँ कि पहली एक सरकार है आम आदमी पार्टी सरकार, दिल्ली सरकार, जिसने जनता का वोट लेकर उनको सुविधाएं जो दी हैं उसमें जनता खुश है। उसके बाद जो तीर्थ यात्रा का आपने देखा होगा, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट था। तीर्थ यात्रा में लोगों ने श्री अरविंद केजरीवाल जी को, इनफैक्ट हमारे भाई संजीव झा जी को, यहाँ से जो लोग जाते थे वो श्रवण कुमार का नाम देते थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री का श्री अरविंद केजरीवाल जी का एक नाम जनता के बूढ़े माँ बाप ने दिया जनता में से कि भाई हमारा श्रवण कुमार बेटा ही है। क्योंकि पहले क्या होता था कि सिर्फ हम सुनते थे, कहानियों में पढ़ते थे कि श्रवण कुमार एक ऐसा बेटा था जिसने तीर्थ करवाया अपने माँ बाप को। लेकिन ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपनी जनता को तीर्थ कराया, जिसमें उनके बच्चे हो सकता है जो खर्चे हैं उसके हिसाब से वो तीर्थ नहीं करा पा रहे थे, और ये हमारे मैनिफेस्टो में भी नहीं था। ये अलग अलग स्टेप था जो उन्होंने जनता के लिए हटके किया था। उसके बाद डोर टू डोर स्टेप डिलीवरी जो राशन की है उसमें आप दूसरे राज्यों में देखेंगे कि हर किसी तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन यहाँ डोर टू डोर स्टेप डिलीवरी भी की हुई है। 1076 की जो हेल्पलाइन है उस पर आप जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी, ड्राइविंग लाइसेंस जैसी कई सुविधाएं आप घर बैठे अपना फॉर्म भर के आप फिल कर सकते हो। आपके पास सरकार का खुद नुमाइंदा आता है, वो आपके फॉर्म भर के ले जाता है। तो कुल मिलाकर जो सही मायने में एक अच्छी सरकार को जनता के लिए सोचना चाहिए, करना चाहिए, वो हमारी पार्टी ने करके दिखाया है। और मैं गर्व महसूस करती हूँ कि मैं इस पार्टी का हिस्सा हूँ, मैं इस पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मुझे इस पार्टी के साथ, इस सरकार के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। थोड़ी सी 2 पॉइंट मैं अपने भाई संजीव झा जी के लिए रखना चाहूँगी। देखिए, मैं राजनीति से बहुत दूर थी। जिस समय आम आदमी पार्टी बनी, संजीव भैया एज ए वॉलंटियर एक सुबह जो 49 दिन का जो चुनाव था उसमें प्रत्याशी के तौर पे हमारे पास आए, कॉलोनी में घूम रहे थे, तो मुझे लगा कि ये भी पहले की तरह जो पार्टियां होती थी वैसे ही है। लेकिन धीरे धीरे जो एक वॉलंटियर के नाते या एक जनता के नाते हमने भाई संजीव झा जी को जाना, फिर मैंने पार्टी ज्वाइन की। उससे पहले मेरे हस्बैंड पार्टी के शुरुआती जो अन्ना आंदोलन है उनसे जुड़े हुए थे, ज्वाइन कर ली थी पार्टी, लेकिन मैं एक्टिव नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया। भाई संजीव झा जी ने बहुत अच्छा एक वातावरण महिला विंग के लिए, खासकर जो मैं कह सकती हूँ, गर्व कर सकती हूँ कि इन्होंने एक एमएलए से बढ़ के एक भाई का वातावरण हमारी महिला विंग को दिया। और उसमें उसकी बदौलत हमने इनके जो सहयोग है, इनका जो एक संगठन के प्रति जो समर्पण है, उसका जो हम कह सकते हैं कि अब क्या निचोड़ जो निकल के आया कि आज हमारी बुराड़ी महिला विंग को नंबर 1 संगठन जो उपाधि मिली, वो कहीं ना कहीं हमारी मेहनत और भाई संजीव झा के सपोर्ट से ही मिली है। क्योंकि अगर इनका सपोर्ट नहीं मिल पाता तो हो सकता है महिला विंग बुराड़ी विधानसभा की इतनी सक्षम और अच्छी नहीं हो पाती। बाकी प्रयास जारी है और अच्छा करने का। तो आप कहते हैं कि संजीव जी ने आपको पार्टी में जोड़ा है, तो आपको क्या वादे करके जोड़े? क्या विधायक बनने के बाद आपके वायदे जो किए थे उन्होंने पूरे किए या नहीं किए? देखिए, इन्होंने जब मुझे पार्टी ज्वाइन करवाया तो मैंने इनसे एक ही सवाल किया था कि भैया ये पार्टी पहले वाली पार्टियों जैसी है या इनमें कुछ अलग माहौल है ऐसे महिलाओं के लिए? क्योंकि मैं घर की जिंदगी जी रही थी एक हाउसवाइफ के तौर पे। तो भैया ने कहा था कि आप जैसा माहौल चाहोगे वैसा माहौल आपको यहाँ मिलेगा। और मुझे सही मायने में इनमें संजीव भैया में विधायक की छवि कम, एक बड़े भाई की छवि ज़्यादा मिलती है। क्योंकि हर जगह ये संगठनात्मक तरीके से हो, पब्लिक लेवल पे हो, या एक बहन का जो दर्जा होता है उसमें इन्होंने बखूबी अपना रोल आज भी बरकरार किया हुआ है। और हम नंबर 1 विधायक का जो एक मेडल इनको दे सकते हैं इस चीज़ में कि ऐसा विधायक पहले बुराड़ी को ना मिला था और ना मिल सकता है कभी। क्योंकि भैया की लोकप्रियता इसी से हम आंक सकते हैं कि लगातार तीसरी बार जो विधायक बने, अब की बार इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ जीतों का जो वोटों से जीत हासिल की, वो बुराड़ी की जनता का प्यार था। और हम सब बहनों का इनके प्रति एक विश्वास है जो हमेशा भगवान करे कायम रहे और हमारे भैया ऐसे ही तरक्की करते रहें।
और एक अच्छे विधायक के रूप में जनता के दिलों में ऐसे ही राज करें।